लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के मेरठ से चुनावी शंखनाद किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू में भी की रैली। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर विपक्ष को घेरा। पूछा कि उन्हें सबूत चाहिए या सुपूत चाहिए। मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर भी पीएम मोदी ने राहुल पर तंज कसा। कहा उन्हें सैटेलाइट और थिएटर का अंतर ही नहीं पता। प्रियंका गांधी आज रायबरेली दौरे पर रहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन रायबरेली में उनके खिलाफ पोस्टर भी देखने को मिले, जिसमें सोनिया और उन पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। इससे पहले अमेठी में भी पोस्टर वॉर देखने को मिला था। अमेठी में ही प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान भी दिया। कहा कि कार्यकर्ता 2022 की तैयारी करें। चुनाव की आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाले की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए आपका आदेश कर रहे हो। हाँ, अगर काम करोगे ढंग से तो काम करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी के वकीलों ने दलील दी कि वाड्रा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी है। ईडी ने दावा किया कि हमारे पास वाड्रा के खिलाफ सबूत हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का दामन थामेंगे। दिल्ली में शत्रुघ्न सिन्हा ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने नवरात्र में कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान किया। पटना साहिब से उम्मीदवारी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने संकेत दिए। कहा कि सिचुएशन जो भी हो, लेकिन लोकेशन पटना साहिब ही रहेगी। सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। पटना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल ने वही कहा है जो महसूस किया, वो अभी बच्चे हैं। राहुल गांधी ने मालदा की रैली में ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने राहुल के सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया। यूपी के बाराबंकी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती को पीएम बनाने के लिए बीएसपी समर्थकों ने पूजा शुरू कर दी है। वहीं एक महिला समर्थक कठिन साधना कर रही है। महिला एक पैर पर खड़ी है और प्रण लिया है कि जब तक मायावती प्रधानमंत्री नहीं बन जाती, वो दोनों पैर जमीन पर नहीं रखेगी। समर्थक मायावती और अखिलेश की तस्वीर लगाकर गठबंधन की जीत की कामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने शोपियां और हंदवाड़ा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। 3 आतंकी शोपियां में, जबकि 1 आतंकी हंदवाड़ा में मारा गया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। शोपियां में मारे गए सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के थे। करतारपुर कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की है। पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला को करतारपुर साहिब के कमेटी में शामिल किया। ये कमेटी मत्था टेकने आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित की गई है। इससे पहले भी वो कॉरिडोर की ओपनिंग सेरेमनी पर इमरान खान और पाक आर्मी चीफ बाजवा के साथ नजर आया था। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की है। दिन दहाड़ी ये चोर एक दफ्तर के सामने से बाइक चुराकर फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बेखौफ होकर चोर बाइक के पास आया और बाइक का लॉक खोलकर बाइक को उड़ा ले गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक चोर का सुराग नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मनरेगा की मजदूरी को लेकर बवाल हो गया। एक महिला ने जिला पंचायत के दफ्तर में एसडीएम की शर्ट खींच ली। महिला पुलिस कर्मियों ने महिला को हटाया। बकाया मजदूरी को लेकर लोग धरना पर बैठे थे, लेकिन जब एसडीएम अभय सिंह ओहरिया और जिला पंचायत सीओ अंकित स्थाना ने उनकी बात नहीं सुनी तो लोग भड़क गए। 2 करोड़ से ज्यादा मजदूरी बकाया होने का आरोप लगाया। चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है लोकसभा चुनाव से। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार से, या कहिए नरेंद्र मोदी के सियासी आगाज से। 11 अप्रैल को देश लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग करेगा, तो जाहिर है सियासत का स्टेज तैयार है, जहां जुमले भी हैं, जोरदार वार भी और धुआंधार प्रचार भी। और आज बारी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3 रैलियां की। पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर वार किया, तो राहुल गांधी की न्याय योजना पर भी तीखा तंज कसा। मैं भी
आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है। आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है, वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है, समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था। अरे किसी भी देशवासी को ऐसी भाषा कैसे मंजूर हो सकती है जिसकी बातों से तालियां पाकिस्तान में बजती है। कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। तो राहुल गांधी गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की स्कीम का भरोसा दे रहे हैं। इसे वो गरीबी पर फाइनल अटैक मानते हैं। लेकिन मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की न्याय योजना पर सियासी तंज कसा और इसी बहाने जनधन स्कीम को लेकर अपनी सरकार की पीठ भी थपथपा दी। जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे। वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे, कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में राहुल के न्याय योजना की हवा निकालने की कोशिश की और जनधन स्कीम पर फिर सरकार की पीठ ठोक दी, तो सियासत में वार पलटवार का नया मसाला मिल गया। कांग्रेस ने पलटवार में देर नहीं की, पीएम मोदी पर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप जड़ दिया। आज श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी गरीब की आय और गरीब से न्याय का नारा दे रहे हैं तो आप उसका हंसी और मजाक उड़ाते हैं। आप अहंकार के नशे में इतने चूर हो गए, आपको शराब के नशे की जरूरत नहीं, आपका तो अहंकार का नशा ही शराब के नशे से ज्यादा बड़ा हो गया। सियासत की गर्मा गर्मी में जो बात रह गई वो ये बड़े सवाल खड़े कर गए। 2014 से पहले देश में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट थे? देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा था? और क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो कोशिश 1969 में शुरू हुई वो लोगों को बैंकिंग सेक्टर से नहीं जोड़ पाई? मोदी सरकार जनधन योजना को अपनी बड़ी कामयाबी बताती आई, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि 2014 से पहले हालात क्या थे। 31 मार्च 2013 तक देश में 61,18,40,899 सेविंग अकाउंट थे, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर 97,77,00,000 के पार पहुंच गए और 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत के बाद 31 मार्च 2015 तक देश में 1,17,03,19,000 बैंक अकाउंट खुल गए। और मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत 35 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुलवाए, जिसमें 95,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद है। कि इलेक्शन के बाद चाहे बीजेपी पावर में आए चाहे कांग्रेस पावर में आए, ये कैंपेन को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हर परिवार का एक खाता जरूर खुले, ताकि कोई भी सोशली वेलफेयर स्कीम हो, कोई भी सोशल रेलिवेंट स्कीम हो, उसका बेनिफिट डीबीटी के थ्रू देश के आम आदमी के पास पहुंचे।
अकाउंट खुल गए, अकाउंट में पैसे भी जमा हुए, लेकिन क्या यही हल है? राहुल गांधी मुफ्त में पैसे बांटने की बात करते हैं, मोदी जनधन योजना की कामयाबी गिनाते हैं, लेकिन असल जरूरत रोजगार की है, कमाई के साधन बढ़ाने की। पॉलिसीज ऐसे बनने चाहिए कि मुफ्त पैसे और सब्सिडी बांटने की जरूरत ही ना पड़े। टीम न्यूज नेशन। तो आज की रैली के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। ठीक 2014 के चुनाव प्रचार की तरह मेरठ से। कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोटके के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ लोग एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तौर पर। 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव प्रचार की शुरुआत 2013 की तरह एक बार फिर मेरठ से ही शुरू की। इसके लिए मोदी ने वजह भी बताई, लेकिन सियासी हलकों में इसे टोटका करार दे दिया गया, जिसके पीछे तर्क दिया गया। 2014 में भी मेरठ से ही मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। तब केंद्र में पहली बार बीजेपी ने खुद के बल पर बहुमत हासिल किया था। 2019 में मोदी फिर वही परिणाम दोहराना चाहते हैं, इसलिए फिर मेरठ को ही चुना। लेकिन पीएम ने ये बताने में देर नहीं लगाई कि आखिर मेरठ को उन्होंने क्यों चुना है। 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। पीएम मोदी यूपी में थे तो असम में अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा था। मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी के पक्ष में जनता को जोड़ने के लिए विरोधियों पर निशाना साध रही थी। ये निशाना सटीक लगे, इसके लिए ज्योतिष गणना का ध्यान रखा गया था। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया काम शुभ फल भी देता है, इसलिए मेरठ और असम की रैलियां अच्छे योग और तिथि की वजह से तय की गई थी। गुजराती पंचांग के हिसाब से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पवित्र मानी जाती है। साथ ही वरयान योग और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को देखते हुए रैली का दिन तय किया गया। साथ ही गुरुवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाते, इस वजह से पूर्व और पश्चिम को चुना गया। जहाँ तक आज की तिथि की बात है, आज तो शीतला अष्टमी है। ये तो बहुत ही अच्छा दिन है, बेहतरीन मुहूर्त है। और अगर ऐसे में हमारे नेताओं ने आज चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता को भी ये बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितना अच्छी तरह से अपने इस देश को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। राजनीति में टोटकों का इतिहास बहुत पुराना और बहुत रोमांचक भी है। पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों की टाइमिंग के पीछे कोई टोटका था या नहीं, ये तो रैली के आयोजन करता ही जाने। लेकिन अगर इस जोड़ी को सुनकर मतदाता के मन में विपक्ष के लिए वहम बैठ गया, तो विपक्ष के लिए 2019 की राहें काफी मुश्किल हो जाएंगी। राजनीति में रणनीति सर्वोपरि है, लेकिन बीजेपी में कई बार रणनीति को मुहूर्त और नक्षत्र के हिसाब से तय किया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैली को भी नक्षत्र और मुहूर्त के हिसाब से ही तय किया गया था। दिल्ली से विकास मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बिहार में महागठबंधन में घमासान मचा है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे बीजेपी के शत्रु। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट क्या काटा, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का हाथ थामने निकल पड़े। उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा आज राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। राहुल और शत्रुघ्न सिन्हा में मुलाकात हुई, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने की बात नवरात्र तक टल गई। शॉटगन ने खुद इसका ऐलान किया। नवरात्रि सबसे शुभ दिवस है, इसलिए हम समझते हैं हम नवरात्रि में जल्द से जल्द आपको बहुत अच्छी सार्थक पॉजिटिव खबर देंगे और तब हम लोग कांग्रेस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नवरात्रि मां का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब सीट पर ही दावा ठोक दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया कि सिचुएशन जो भी हो, लोकेशन पटना साहिब ही रहेगी। ये हम कई बार कह चुके हैं, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की मर्जी से और अपनी आत्मा की आवाज रही है कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। पटना, पटना, पटना।
बीजेपी ने पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है, जो इसके बाद से ही शत्रुघ्न सिन्हा नाराज थे। रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन महागठबंधन पर हमला किया। महागठबंधन एक फिसलता हुआ गठबंधन है। वहां खुद में इतना स्वार्थ का टकराव है, अंतर विरोध है, आप देख रहे हैं। वहां तो पता ही नहीं है कौन किसके साथ खड़ा है, कौन के साथ कब तक खड़ा है। देश अब हफ्ता और 2-2 महीने के प्रधानमंत्री नहीं चाहता। भारत के लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन अब भी सब कुछ ठीक नहीं। राहुल ने आज बिहार के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंसा है। तेजस्वी यादव की यात्रा रद्द हो गई है। कांग्रेस भी मान रही है कि नाराजगी है। जो परिस्थिति है वो गठबंधन को लेकर, उनके सीटों के बंटवारे को लेकर बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष है कि आखिर ये किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण इलाके हम नहीं लड़ पा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण नेता हमारे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। नालंदा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन किया। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही नहीं, जीतन राम मांझी भी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही महागठबंधन में जिस तरह घमासान मचा हुआ है, उससे चुनाव में महागठबंधन की मुश्किल बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश मिशन की। अमेठी के बाद प्रियंका गांधी पहुंची रायबरेली। कल प्रियंका गांधी को पहुंचना है अयोध्या, लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी का एक बयान लगातार चर्चा में बना रहा और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नजर आने वाले पोस्टर भी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को अमेठी में कहा था कि भैया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी में कांग्रेस की खोई हुई जमीन पाने के लिए राहुल गांधी ने बहन प्रियंका को लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्हें पूर्वी यूपी की कमान सौंपी। लेकिन बुधवार को अमेठी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बजाय 2022 के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। तैयारी कर रहे हो चुनाव की? आपका आशीर्वाद, आप आदेश करें। इस वाले की नहीं, इस वाले की तो तैयारी है ही। ये 22 के लिए आपका आदेश। विरोधी अब प्रियंका गांधी के इस बयान को लेकर चुटकी ले रहे हैं। हार से पहले का एक भूमिका बनाई जा रही है, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि जमीन की हकीकत क्या है, जमीन की सच्चाई क्या है। जमीन में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तूफान है और उस तूफान के सामने ये कोई टिकना नहीं, न टिक पाएगा और न टिक सकता है। उधर प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर वॉर तेज हो गई। रायबरेली में प्रियंका और सोनिया गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसमें रायबरेली की जनता के साथ धोखा देने का इल्जाम है। अभी ये साफ नहीं है कि इस पोस्टर को किसने लगाया है, लेकिन इतना तय है कि वो गांधी परिवार का समर्थक तो नहीं ही रहा होगा। कांग्रेस इसे विपक्ष की साजिश बता रही है, लेकिन दिलचस्प है कि इस पोस्टर का विरोध सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए। वो इस पोस्टर के खिलाफ विरोध जताने आए थे। खास बात है कि महागठबंधन ने कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करते हुए भी अमेठी और रायबरेली की 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। निखिल शर्मा, टीम न्यूज़ नेशन। कल कांग्रेस में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आई। उर्मिला ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में कहा कि देश में नफरत की सियासत हो रही है। भैया ये लोग पंडित नेहरू को नहीं छोड़ते। हम कौन हैं? मुझे लगता है हम इस राजनीति से ऊपर निकलना चाहिए। कसम से मैं बहुत बोल सकती हूँ। सिनेमा से सियासत में कदम रखने के ठीक एक दिन बाद ही उर्मिला मातोंडकर ने विरोधियों पर जमकर बाण चलाए। उर्मिला बुधवार को ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं। 70 mm के पर्दे से निकलकर सियासत की दुनिया में आ चुकी उर्मिला ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ ही क्यों थामा।
कांग्रेस ही क्यों, दूसरी भी पार्टियां थी? देखिए, जब आप एक अपनी विचारधारा से ऊपर कोई डिसीजन लेते हो तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ में चलने वाली पार्टी ही आप चूज करेंगे। और मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलने वाली, सर्वधर्म समभाव लेकर चलने वाली, इस तरह के और विकास के और बढ़ने वाली सही मायनों में पार्टी मुझे कांग्रेस पार्टी लगी है, हमेशा से लगी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। उर्मिला ने पंडित नेहरू पर निशाना साधने के लिए बीजेपी नेताओं की आलोचना की। ये अचानक से जो नफरत की लहर सी उठ पड़ी है, उमड़ पड़ी है और जोर से चल पड़ी है कि कोई चीज़ पे हम डिसाइड करेंगे कि आप क्या सोचते हैं। आपके हर जीवन के हर मूल्यों पे हम बताएंगे आपको कि आप सही है या नहीं है। ये मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ की बात है। भैया, ये लोग पंडित नेहरू को नहीं छोड़ते, हम कौन हैं? खबर है कि कांग्रेस उर्मिला मातोंडकर को उत्तर मुंबई सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी को फिर मैदान में उतारा। गोपाल शेट्टी के खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ती हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके? वाकई लगता है कि थोड़ा इमेच्योर और गलत होगा इस पे ऊपर अभी भाष्य करना। सॉरी। कितनी तैयार हैं आप? कुछ हद तक हूँ, कुछ हद तक आप सबका सहकार्य चाहती हूँ। 2004 के लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस के टिकट पर अभिनेता गोविंदा चुनाव जीते थे। हालांकि 2014 में ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। शैलेंद्र सिंह, टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं चुनाव लड़ने का वामपंथियों का हाईटेक फॉर्मूला, जिसे शुरू किया है बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने। सिर्फ 48 घंटे में 22 लाख रुपए का चंदा। ये आंकड़े सबूत हैं कन्हैया कुमार के चुनावी मैनेजमेंट का। कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। यह ऐसा तरीका था कि सब हक्के बक्के रह गए। असल में कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उतारा है। चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया कुमार को पैसा चाहिए था तो उन्होंने लोगों से चंदा मांगा। इसके लिए आवर डेमोक्रेसी नाम की एक वेबसाइट शुरू की और अपील की कि सभी 1-1 रुपए का चंदा दें। बेगूसराय से सीपीआई ने कन्हैया कुमार को टिकट देकर कन्हैया कुमार के लिए संसाधन जुटाने को एक नई चुनौती उनके सामने रख छोड़ी। ऐसे में कन्हैया ने एक नया अपना साइट डेवलप किया और साइट में उन्होंने लिखा कि ये क्राउड फंडिंग का साइट है आवर डेमोक्रेसी नाम से, यानी लोकतंत्र के नाम से एक ऐसा साइट जिस पर आम लोगों की प्रतिभागिता हो और आम लोग एक कैंडिडेट को मदद करें। उसमें हर एक आदमी से 1 रुपया की डिमांड कन्हैया ने की थी और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि करीब करीब 2 दिन होते होते 30 लाख के आसपास का अमाउंट इस क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा हो गया। यानी कन्हैया ने जो सीपीआई के कैंडिडेट घोषणा के बाद क्राउड फंडिंग की अपील की, उसका फ़ायदा ये मिला कि इस कैंडिडेट को, इसकी पार्टी को, इसकी व्यवस्था वहाँ करने वाले लोगों को करीब करीब 30 लाख के आसपास रुपया मिल गया। बिहार में पहली बार किसी ने चुनाव लड़ने के लिए ऑनलाइन चंदा मांगा है। कन्हैया कुमार ने 33 दिनों में 70 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। चुनाव आयोग का नियम है कि एक कैंडिडेट 70 लाख से रुपया ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, तो हमने 70 लाख तक ही चंदा का टारगेट रखा है कि 70 लाख तक चंदा हम करेंगे। उसमें से करीब हमको लगता है कि 30-32% जो है वो चंदा हो गया है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, पैसे जुटाने का पूरा मकसद समझाने के लिए कन्हैया ने साइट पर 3 मिनट का वीडियो क्लिप भी डाला है। हालांकि बीच में खबर यह भी आई कि उनकी वेबसाइट लगातार डाउन हो जा रही है, मतलब ये वेबसाइट दिख ही नहीं रही। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश है, जानबूझकर उनके इस मिशन में रोड़ा अटकाने की कोशिश हो रही है। असल में क्राउड फंडिंग से कन्हैया कुमार के 2 मकसद एक साथ पूरे हो रहे हैं। एक तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं और दूसरा कन्हैया को माहौल बनाने का मौका मिल रहा है। वो ये जता पाएंगे कि उनके पास लोगों का कितना भारी समर्थन है। हालांकि उनके खिलाफ मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि जीत तो बीजेपी की ही होगी, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ हैं वो विकास के खिलाफ हैं। मेरी लड़ाई आरजेडी से भी है, मेरी लड़ाई कम्युनिस्ट से भी है, मेरी लड़ाई कांग्रेस से भी है, मेरी लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद से है। विकृत राष्ट्रवाद की सोच बनाम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मेरी लड़ाई जो विकास को अवरोध करने वाले लोग हैं। कन्हैया का तरीका नया है और गिरिराज की मुश्किल ये कि उनकी सीट बदल दी गई है।
वो पिछली बार नवादा सीट से जीते थे। गिरिराज इस पर सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी भी दिखा चुके हैं और कन्हैया इसका भरपूर फायदा उठाने के मूड में है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बिहार के बाद अब बात मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां कब्जे से तंग आकर एक शख्स ने अपनी जमीन गणेश मंदिर को दान कर दी। विघ्नहर्ता गणेश जी की दान पेटी में मिले जमीन के कागजात। खजराना के गणेश मंदिर में दान पेटी में डाले गए चढ़ावे की गिनती चल रही थी। अचानक एक दान पेटी से जमीन की रजिस्ट्री के कागजात निकले तो सब हैरान रहे। मंदिर के सदस्यों ने जब इसे पढ़ा तो जमीन गौरी नगर के रहने वाले शंभूराम यादव की निकली, जिन्होंने अपना 800 वर्ग फीट का प्लॉट गणेश जी को दान में दे दिया था। न्यूज नेशन की टीम ने मामले की पड़ताल की और उस शख्स को ढूंढ लिया जिसने अपनी जमीन गणेश मंदिर को दान दी थी। शंभूराम यादव से जब न्यूज नेशन ने बात की तो उन्होंने बताया कि जमीन उन्होंने कड़ी मेहनत से खरीदी थी, लेकिन उस पर एक महिला ने कब्जा कर लिया। 2010 में रजिस्ट्री करवाई थी और साल 2 साल मैंने असमर्थ रहा कब्जा करने के लिए, जब तक कि एक महिला ने एक चद्दर का टापरा ठोंक दिया उस पर और उससे रजिस्ट्री की फोटोकॉपी दिखाई तो उन्होंने विवाद भी करा मेरे साथ। मैंने उनको कुछ महिला होने के कारण मैंने कुछ नहीं कर पाया। शंभूराम ने बताया कि उन्होंने प्रशासन और सीएम दरबार तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। अदालती कार्रवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने प्लॉट को खजराना गणेश जी को दान में देने का फैसला कर लिया। तो मैंने निर्णय लिया कि मंदिर के लिए तो खरीदा ही था मैंने, अब क्या है खजराने बाबा के सुपुर्द कर दो, समर्पित कर देते हैं। खजराने बाबा के ज्ञान अनुसार काम होगा, जो चाहेंगे वो करेंगे, चाहे वो गौशाला बनाएं, चाहे वो भोजनालय के लिए व्यवस्था कर लें, चाहे मंदिर के विकास के लिए कर लें, कुछ भी कर लें। वो शंभूराम इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि वो इस जमीन पर मंदिर ही बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि इस तरह उन्हें ये मौका मिलेगा। ये भी पहला मौका होगा जब किसी भक्त ने कब्जे से तंग आकर गणेश जी को जमीन दान में दे दी। टीम न्यूज नेशन। चलिए वक्त है देश और दुनिया की कुछ अजब गजब तस्वीरों पर नजर डालने का। गुजरात के आणंद जिले में एक किसान के घर देर रात चारपाई के नीचे मगरमच्छ निकल आया। पहले तो किसान काफी डर गया, बाद में उन्होंने गांव वालों को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम और गांव वालों ने मिलकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। अगर आप ये समझते हैं कि पेंटिंग करना सिर्फ इंसानों के बूते की बात है तो जनाब आप गलत हैं। इस हथनी का हुनर निराया है। मौका था थाईलैंड के नेशनल एलिफेंट डे का। इस दौरान एक हथनी ने पेंट ब्रश उठाई और खास मौके पर बन रही हाथी की तस्वीरों को फाइनल टच देने लगी। एलिवेटर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन अब दीदार कीजिए दुनिया के सबसे बड़े एलिवेटर का। ये है 326 मीटर का दुनिया का सबसे ऊंचा एलिवेटर। इस एलिवेटर के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले आपकी सांसें थोड़ी तो अटकेंगी ही। कुदरत किसे कौन सी कला का वरदान दे कहना मुश्किल है। अब इन शख्स को देखिए, दोनों हाथों से एक साथ, वो भी बिना सामने देखे, कितनी खूबसूरत तस्वीर बना डाली। मानना पड़ेगा इन जनाब को। इन तस्वीरों को आसमान पर मंडराते बादल समझने की भूल मत कीजिए। ये तो चीन के एक शहर पर छाई धुंध की एरियल तस्वीरें हैं। क्यों तो शहरों पर छाई धुंध की गहरी परत सबको परेशान करती है, लेकिन अगर धुंध की तस्वीरें ऐसी हों तो एक पल को शायद सब अपनी परेशानी भूलकर इसकी खूबसूरती में खो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर की, जिसके बहाने पाकिस्तान हिंदुस्तान में अलगाववाद की उजाक को दोबारा सुलगाना चाहता है, जिसे हिंदुस्तान में सालों पहले दबा दिया गया। पाकिस्तान बुझ चुकी चिंगारी में बार बार फूंक मार रहा है ताकि हिंदुस्तान को जख्म दिए जाएं। पाकिस्तान ने अपने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा में नई साजिश रची है। आतंकी हाफिज सईद के करीबी और खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला को पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ी एक कमेटी में शामिल कर लिया है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के करीबी का करतारपुर कॉरिडोर से कैसा रिश्ता? खालिस्तानी आतंकी का पाकिस्तानी वजीर आजम से कैसा लिंक? पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के साथ आतंकी गोपाल चावला क्यों? ये तस्वीरें खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला और पाकिस्तान की साजिशों का सबूत है। पाकिस्तान आतंकी गोपाल चावला के साथ खालिस्तान की आग को हवा देने की साजिश कर रहा है
और जरिया बना रहा है करतारपुर कॉरिडोर को। करतारपुर साहिब सिखों के लिए सबसे पवित्र जगह है, जहां बसती है हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के करोड़ों सिखों की आस्था। उसी करतारपुर साहिब जाने के लिए बन रहे कॉरिडोर की आड़ में पाकिस्तान रच रहा है साजिश, और उस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा है खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला। इसी गोपाल सिंह चावला को आगे कर पाकिस्तान हिंदुस्तान में अलगाववाद की आग को दोबारा सुलगाना चाह रहा है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित कमेटी में गोपाल चावला को भी शामिल किया है। अब सवाल यह है कि आखिर गोपाल चावला को कमेटी में शामिल करने की वजह क्या है? पाकिस्तान गोपाल चावला के जरिए किस तरह की साजिश अंजाम दे रहा है? गोपाल सिंह चावला के करतारपुर कॉरिडोर की कमेटी में शामिल होने के मायने आपको बताते हैं। गोपाल चावला पाकिस्तान में शरण लिए खालिस्तानी आतंकियों को मदद देता है। पाकिस्तान की गोद में बैठकर गोपाल चावला भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आया है। वो पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाने वाले जत्थों को खालिस्तानी साहित्य बांटता है और खालिस्तान के पक्ष में भाषण भी देता है। चावला पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है। उसमें आप खालिस्तान के जो उनका जो क्या नाम है, गोपाल चावला उसका नाम, उसको आप मेंबर बनाते हैं उस कमेटी का। ये गोपाल चावला बराबर खालिस्तान की तरफ, खालिस्तान के लिए एक्टिविटी पाकिस्तान में करता रहता है। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उनसे मिले थे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ये बात ठीक नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच 14 मार्च को अटारी सीमा पर जब करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बैठक हुई थी, उससे कुछ घंटे पहले इमरान खान ने गोपाल चावला के साथ एक बैठक की थी। इमरान खान ने पिछले साल 28 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव का पत्थर रखा था। तब गोपाल चावला भी वहां मौजूद था। और अब पाकिस्तान ने भारत को चिढ़ाते हुए गोपाल चावला को कॉरिडोर से जुड़ी कमेटी में शामिल कर लिया है। 10 सदस्यों वाली ये कमेटी करतारपुर साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं के रहन सहन के साथ साथ उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। इसमें पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह भी शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार किसी गुरुद्वारे का प्रबंध देखने के लिए सिखों को तरजीह दी है। इस कमेटी में ना तो पाकिस्तान औकाफ बोर्ड के किसी सदस्य को शामिल किया गया है, ना ही किसी सरकारी अधिकारी को। साफ है, करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तान की मांग को हवा देने में जुट गया है। करतारपुर का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पापी पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। खालिस्तान की मांग दशकों पुरानी है। ऐसे में पाकिस्तान अब इस मुद्दे पर क्यों फ्रंट फुट पर खेलना चाह रहा है? खालिस्तान की आग को हवा देकर पाकिस्तान आखिर कौन सा हित साधने में जुटा है? वो आतंकवाद जिसने बरसों पंजाब को झुलसाया, जिसकी आग में ये सूबा दशकों तक जला। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों ने 2 दशकों से ज्यादा कोहराम मचाया था। 1980 में पंजाब में शुरू हुई अलग खालिस्तान की साजिश 1995 तक आते आते दम तोड़ने लगी। खालिस्तान से जुड़े तमाम टॉप कमांडर्स या तो मार गिराए गए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खालिस्तान की मांग दशकों पुरानी है। इस मुद्दे को पाकिस्तान पहले भी हवा देता आया है, लेकिन पिछले वो कुछ वक्त से करतारपुर कॉरिडोर के बहाने इमरान खान की सरकार खालिस्तानी आतंकियों को जिस तरह से तरजीह दे रही है, उससे एक बार फिर यह अंदेशा सिर उठा रहा है कि पाकिस्तान अलगाववाद की आग भड़काने में तो नहीं जुटा है। खालिस्तानियों को पाकिस्तान से समर्थन के पीछे का प्रोपेगेंडा आखिर क्या है? जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के बहाने टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए वो खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन हासिल कर रहा है। वहीं करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान अपना अलगाववादी प्रोपेगेंडा भी फैलाने की साजिश कर रहा है। जहाँ जहाँ भारत को ब्लीड करना हो, खालिस्तान का मामला हो, कश्मीर का हो, पाकिस्तान तो वही चाहता है। तो इसीलिए वो जानते हैं अच्छी तरह से कि खालिस्तान का इशू ख़त्म हो गया है, मगर यह ऐसे जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है उससे वो लाने की कोशिश करते रहते हैं। धर्म को जरिया बनाकर जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर में जिहादी आतंकवाद को पोस रहा है, ठीक वैसे ही वो पंजाब में भी करना चाह रहा है। पंजाब को खालिस्तान की आग में झोंकने के लिए इस बार पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को जरिया बनाने की साजिश कर रहा है। कॉरिडोर के जरिए मत्था टेकने आने वाले श्रद्धालुओं को बहकाकर पाकिस्तान अलगाववाद की चिंगारी भड़काने की फिराक में है, लेकिन पाकिस्तान को किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए, कश्मीर की तरह पाकिस्तान की खालिस्तान वाली साजिश भी नाकाम होगी। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार आतंकवाद को शह देता रहा है और अब इन सब के बीच
करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बातचीत की पहल भी की जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान के सामने विकल्प क्या है, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बातचीत की मजबूरी क्या है और इसके पीछे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है, ये रिपोर्ट देखिए। फाइनेंस पे, करतारपुरा पे मैं तो डर रहा था कल फॉरेन ऑफिस से पूछूंगा, अभी रख नहीं रहा नाम प्लीज, वरना मैं करतारपुरा का, अगर मैं पुराना शेख रशीद होता तो खालिस्तान स्टेशन रख देता उसका नाम। अच्छा। क्योंकि इसने अमेरिका से 2 दफा मुझे जहाज पे उसे उतारा है। अब तो शायद ट्रंप इधर आ रहा है, वरना मैं शायद इमरान खान के साथ जाता, सिर्फ उनको दिखाने के लिए हेयर आए हैं। ये बयान करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान के फरेब का सबूत है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की खालिस्तानी वाली साजिश का सबूत हैं। हिंदुस्तान की साफ दिली का किस कदर पाकिस्तान बेजा फायदा उठा रहा है, इसकी तस्वीरें देखिए। एक तरफ करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान से आई टीम के साथ भारत में बातचीत चल रही थी और दूसरी ओर पाक के पीएम इमरान खान हाफिज सईद के समर्थक और खालिस्तान आतंकवाद समर्थक गोपाल चावला के साथ न जाने कैसी साजिश रचने में लगे थे। गोपाल चावला वो शख्स है जो हाफिज सईद के मंच से भारत के टुकड़े टुकड़े करने का खुलेआम ऐलान करता है। वहीं भारत बार बार ऐलान करता है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम पाकिस्तान से कि टेरर पे बात नहीं, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चल सकते। जब सरकार इस रुख पर कायम है तो फिर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत, वार्ता, डेलीगेशन के स्वागत का क्या मतलब है? तो भारत ऐसे पाकिस्तान के साथ जो भी हालात है उसमें भी ये करतारपुर के कॉरिडोर के बारे में भारत ने एक तरह का एक्सेप्शन करके अपवाद बना के भारत उनके साथ चर्चा करने के लिए तो तैयार हो गया। पाकिस्तान को उसमें एक खालिस्तानी लाना और फिर खालिस्तान की वहाँ उसकी क्या क्या हरकतें करता है तो सबको मालूम है। हाफिज सईद के साथ चुनाव प्रचार करते गोपाल चावला की इस तस्वीर के बड़े मायने हैं। आखिर क्यों आतंकी हाफिज सईद खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला को साथ लिए घूम रहा था? इसका रिश्ता सियासत से जुड़ता है। जानकारों का दावा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई पंजाब में अपना समर्थन बनाने में जुटी है। ऐसे में उसके सामने वो अल्पसंख्यक सिख समुदाय है जो अब तक भुट्टो की पाकिस्तानी पीपुल पार्टी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को वोट करते आए हैं। तो क्या करतारपुर कॉरिडोर पर भारत की पहल का रिश्ता भी सियासत से जुड़ता है? भारत के सामने ये जाहिर हो चुका है कि दुनिया भर में पाकिस्तान के समर्थन से खालिस्तान की आग को सुलगाया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में 13 मार्च को ही खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकी गुरसेवक बाबला पकड़ा गया है। ऐसे में भारत को गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान करतारपुर की आड़ में किसी साजिश को बढ़ावा दे रहा है तो इसका तोड़ क्या है? टीम न्यूज नेशन। वैसे समझना यह भी जरूरी है कि पंजाब में आतंकवाद से कितना नुकसान पहुंचा है। 1980 से 1990 तक पंजाब में सिख आतंकवाद चरम पर रहा। आतंकवाद के कारण 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। मरने वालों में 12,000 से ज्यादा सामान्य नागरिक थे। 23 जून 1985 को एयर इंडिया के विमान में विस्फोट हुआ, 329 लोगों की मौत हुई। 1990 के दशक के मध्य में खालिस्तान की मांग ने भी बदलते वक्त के साथ दम तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की। उइगर मुस्लिमों पर चीन के जुल्म को लेकर अमेरिका ने उसे आईना दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को दो टूक चेतावनी दी है। पोम्पियो के मुताबिक चीन को हिरासत में लिए गए सभी उइगर मुस्लिमों को रिहा कर देना चाहिए। चीन के पाखंड पर अमेरिका की दो टूक। एक तरफ मसूद की ढाल चीन, दूसरी ओर उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को आईना दिखाया है। पोम्पियो ने चीन में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक दुनिया मुस्लिमों पर चीन के शर्मनाक पाखंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ चीन अपनी जमीन पर 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो संयुक्त राष्ट्र के बैन से आतंकवादी संगठनों की रक्षा करता है। चीन ने अप्रैल 2017 में शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगरों, कजाकों और दूसरे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नजरबंदी शिविरों में नजरबंद कर रखा है।
चीन को हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करना चाहिए और इसके दमन को समाप्त करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर चीन में हो रहे मुस्लिमों के जुल्म पर पाकिस्तान खामोश क्यों रहता है? आखिर चीन और पाकिस्तान की इस जुगलबंदी का राज क्या है? दरअसल चीन और पाकिस्तान के आतंकी तंजीमों के बीच ये सीक्रेट डील है कि पाकिस्तान में अरबों के चीनी निवेश को आतंकी नहीं छेड़ेंगे और चीन में अल्पसंख्यकों के अत्याचार पर आतंकी चुप रहेंगे। बदले में चीन मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बचाता रहेगा। कुछ वक्त पहले हांगकांग में अमेरिकी राजदूत ने भी उइगर मुस्लिमों पर चीन की पोल खोली थी, तब चीन ने इस पर सख्त ऐतराज जताया था। चीन पहले तो देश में नजरबंदी कैंप होने से ही इनकार करता था, लेकिन जब पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई तो चीन ने कहा कि झिंजियांग के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां अल्पसंख्यकों को रखा गया है। लेकिन अब अमेरिका ने चीन के इन कैंपों में मौजूद लोगों की हालत को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वैसे भी धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से अमेरिका ने चीन को सबसे खराब देशों की सूची में डाल रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। पुलवामा आतंकी हमले के गुनहगार आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ फिर से चक्रव्यूह रचा गया है। इस बार अमेरिका ने आतंकी मसूद अजहर पर बैन लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन महज 15 दिन पहले फ्रांस के प्रस्ताव पर वीटो लगाने वाला चीन अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहा है। आतंकी मसूद अजहर पर फिर कसा शिकंजा। अब नहीं बचेगा पुलवामा के शहीदों का गुनहगार। अमेरिका ने रचा आतंकी अजहर के खिलाफ चक्रव्यूह। जैश आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने के लिए एक बार फिर शिकंजा कसा गया है। अब की बार अमेरिका ने आतंक के आका को उसकी औकात दिखाने की ठानी है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिस पर यूएनएससी विचार करेगी। अमेरिका ने दोबारा ये इशू सामने रखा है और इस समय वो कमेटी में नहीं रखा है, ये बिल्कुल सिक्योरिटी काउंसिल में ही सामने रखा है। तो अब जो रेजोल्यूशन है वो कंसेंसस से पास होना न और रिजेक्ट होना नहीं होगा, ये होगा अभी वोटिंग से। उसमें 15 में अगर 9 देश अगर उसका सपोर्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन पास होगा। लेकिन मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन अब तक 4 बार मसूद अजहर के खिलाफ बैन लगाने की राह में वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। बीते 13 मार्च को फ्रांस के प्रस्ताव के खिलाफ भी चीन रोड़े अटका चुका है। इससे पहले 2009, 2016 और 2017 में चीन आतंकी मसूद और पाकिस्तान का साथ दे चुका है। लेकिन इस बार भी अमेरिकी प्रस्ताव पर चीन को एतराज है। चीन ने अमेरिका पर इस प्रस्ताव को जबरन आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि इससे मुद्दा सुलझने की बजाय और ज्यादा जटिल हो जाएगा। लेकिन यूएन में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन के साथ भारत की मजबूत कूटनीतिक वार को काटना चीन के लिए आसान नहीं होगा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का चेहरा तो पहले से दागदार है, लेकिन इस बार बारी चीन की है। और इस बार भी चीन अगर आतंकी मसूद के बचाव में वीटो का इस्तेमाल करता है तो आतंकवाद को लेकर चीन की चाल और उसके चरित्र से दुनिया बखूबी रूबरू हो जाएगी। वीडियो अमित कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर में सरहद पार से लगातार नई साजिशें हो रही हैं। सोशल साइट्स पर पाकिस्तानी नंबरों से वीडियो कॉलिंग की जा रही है। इसके जरिए पाकिस्तान अपने जासूसी हिडन एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। सरहद पर पाकिस्तान की नई साजिश, सोशल साइट्स पर हुस्न का जाल, वीडियो कॉलिंग से यानी ट्रैप का जाल। आईएसआई बिछा रही है जासूसी का बारूद। पाकिस्तान कई मोर्चों पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में लगा रहता है। कभी बॉर्डर पर फायरिंग कर उकसाने वाली कार्रवाई हो, या एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन का मामला हो, या समंदर के रास्ते तस्करी का जाल फैलाने के खेल हो। अब जो ताजा मामला सामने आया है उससे सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल पड़ना लाजमी है, क्योंकि दुश्मन सोशल साइट्स के सहारे हिंदुस्तान में वर्चुअल घुसपैठ करना चाहता है। राजस्थान के जैसलमेर में सोशल साइट्स पर पाकिस्तानी नंबरों से वीडियो कॉलिंग की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तानी नंबरों से वीडियो कॉलिंग की जाती है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। जैसलमेर में ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें आईएसआई से जुड़े लोग घुसपैठ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसका सीधा मकसद युवाओं को लालच देकर और हनी ट्रैप के जरिए फांसना है। पाकिस्तान से जो आएगा कॉल वो +92 से आएगा, तो उसमें ध्यान रखने की बात है एक तो कि उसका टेलीफोन उठाएं तो उसको थोड़ा सावधानी से देखें क्या है क्या नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा है। अगर आपका कोई वहाँ परिचित है, रिश्तेदार है, तभी उसको उठाएं, वरना उसको नहीं उठाएं, क्योंकि वो एक तरह से आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी डाटा है जो भी मोबाइल का, वो भी ले सकते हैं। वो इसमें ये भी आपके मोबाइल में जो भी जिस तरह का भी कोई आपने डाटा सेव कर रखा है वो भी ले जाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक आईएसआई वीडियो कॉलिंग के जरिए ट्रैप का जाल बिछाती है। उनका टारगेट स्थानीय लोगों को फंसाकर जासूसी करना होता है। इसी कड़ी में आईएसआई सुरक्षा बलों के जवानों को भी टारगेट करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन हमें सीमा पार की साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। और कुछ महिलाएं हैं जो आईएसआई के एजेंट हैं, वो भी इस तरह की बातें कर सकती है। वो आपको जैसे यूथ्स को है जो इस तरह के फेसबुकों के जरिए, आपके दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं उनके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, वो इस तरह की चैटिंग वगैरह करके और वो हमारे को एक तरह से इसमें हमारे को जाल में फंसा सकती है। पिछले कुछ सालों में कई जासूस पकड़े जा चुके हैं जो आईएसआई के इशारे पर काम करते थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने इस इलाके में जासूसी के खिलाफ नकेल कसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सरहदी इलाकों में आईएसआई लगातार साजिश रचने में लगी रहती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जैसलमेर में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क भारतीय सीमा में आना सबसे बड़ी समस्या है। इसी का फायदा उठाकर आईएसआई युवाओं को बरगलाकर पाकिस्तान की सिम दे देते हैं और फिर शुरू हो जाता है सोशल साइट्स के जरिए जासूसी का खतरनाक खेल। लेकिन हमें लोगों को जागरूक कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। हनी ट्रैप एक ऐसा जाल जिसके जरिए दुश्मन हुस्न का जाल फैलाकर टारगेट को फंसाने की कोशिश करता है। इस खेल में ऐसी साजिशें रची जाती हैं जिससे टारगेट को सब कुछ असली लगता है, कहीं से भी उसे झूठ की बुनियाद का पता तक नहीं चल सकता। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब आईएसआई के हनी ट्रैप वाले जाल में सुरक्षा बलों के जवान भी फंस गए। सुरक्षा बलों पर हनी ट्रैप का जाल, हुस्न के फेर में शिकार फंसाने की चाल। देश के दुश्मन सामरिक जासूसी करने के लिए तरह तरह का जाल बुनते हैं और उसी में शामिल है हनी ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसके जरिए इंसानी कमजोरियों और उसके इमोशंस को टारगेट कर वार किया जाता है। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई महिलाओं का सहारा लेती है। जैसलमेर के आसपास वीडियो कॉलिंग होना हनी ट्रैप का ही जाल हो सकता है। क्या है हनी ट्रैप? दुश्मन देश की महिला एजेंट्स सुरक्षा बलों को हुस्न के जाल में फंसाती हैं और खास जानकारियां हासिल करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सेना से जुड़े लोगों को टारगेट कर जासूसी के फेर में रहती है और हासिल की गई जानकारी का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करती है। ब्लैकमेल कर सकती है कि आपकी ये बातें हैं, हमारे पास में रिकॉर्ड है, अगर आपने हमारे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम ये इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया सरकार को दे देंगे, सिक्योरिटी एजेंसियों को दे देंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से एक बार कोई हनी ट्रैप में फंस जाता है, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे कोई वो वहाँ की एजेंसी से रिलेटेड कोई आदमी हो, तो उसके बाद उससे निकलना मुश्किल हो जाता है और वो जो भी हमारे सामरिक महत्व की सूचनाएं वो प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। बीते कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके जरिए सेना के जवानों अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची गई। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाहा आईएसआई के हनी ट्रैप वाली साजिश का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली में एयरफोर्स हेडक्वार्टर में पैरा ऑपरेशंस के डायरेक्टर रहे अरुण मारवाहा के पास एयरफोर्स के कमांडोज को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यही ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाहा आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी के आरोपों से घिर गए। पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंसने वाला दूसरा नाम है एयरमैन के रंजीत का। उन्हें साल 2015 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जैसलमेर इलाके से कई जासूसों को भी पकड़ा जा चुका है जो आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। जानकारों का मानना है कि वक्त वक्त पर सरहद के पास रहने वाले लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा बलों की काउंसलिंग की जरूरत है, जिससे सीमा पार से होने वाली विष कन्या वाली साजिश से बचा जा सके। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन।
सोशल मीडिया में आज क्या क्या रहा टॉप ट्रेंडिंग में और सबसे ऊपर, इस पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही सोशल साइट पर टॉप ट्रेंड करने लगा हैशटैग इंडिया विद नमो। इस हैशटैग के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पार्टी की तारीफ में कुछ न कुछ लिखा। देखते ही देखते ये टॉप ट्रेंडिंग में शामिल हो गया। चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का प्रचार अब कोई नई बात नहीं रही। वक्त के साथ ये ट्रेंड खुद भी टॉप ट्रेंड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है।